यहाँ से बढ़ेगी। अब यहाँ से बढ़ेगी कैसे? अब हम ड्यूरेशन और बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे, लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये तो पता लगेगा कि अभी इंटेंसिटी बढ़ाना कैसे है। तो अब पहले टेस्ट निकालते हैं। VT1 हमने किया, VT2 हमने किया, पढ़ चुके। तो जो VT1 की टेस्टिंग हम करते हैं, किस हार्ट रेट पे उसकी VT1 आती है, तो हम एग्जैक्टली उस हार्ट रेट पे उसको ट्रेनिंग करेंगे। अब पहली टेस्टिंग है, ये हम हमको सिखाएंगे। ये टेस्टिंग होगी, एक्साइकिल होगी, हमारे पास एक्साइकिल है, वो करेंगे और वो बताएंगे टेस्टिंग कैसे होती है। ये अगर ना पता हो तो उसको बंदे को ये नहीं पता कि वो एरोबिक में या एनारोबिक में। तो जो एरोबिक से नीचे फायदे क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज के फायदे क्या? एरोबिक के सर सेल लेवल पे हमारी हार्ट रेट अच्छी होती है, और सॉरी ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जा पाता है हमारी सेल्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है। कोई और कार्डियोस्पेक्ट्रम इंप्रूव हो गई, स्लो वॉल्यूम इंप्रूव हुआ, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गई, लिमिट्स प्रोफाइल अच्छी हो गई, डेलीब्रेशन कम होगा। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट नहीं समझ पाते। जब मैं पूछता हूँ ना, जब मैंने बिल्कुल जनरल पूछेंगे तब तुमने उसका आंसर नहीं दिया, और जब मैं टेक्निकल पूछ रहा हूँ तो वो टेक्निकल नहीं बता रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं VT1 से नीचे ट्रेनिंग करने के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या होंगे? ऐसे तो हर चीज ट्रेनिंग के बेनिफिट होंगे, लेकिन क्या बेनिफिट है VT1 से नीचे ट्रेनिंग करने का? VT1 जानने की जरूरी है, पर एरोबिक के फायदे होंगे ना, एरोबिक के फायदे होंगे। कैसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी कुछ याद आया? ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कुछ पढ़ाया था? तो तुम बिल्कुल तरह जनरल क्यों बोल देते हो यार? पढ़ाया तो हुआ है, भूल क्यों जाते हो? तो जब हम कह रहे हैं ऑक्सीजन सबसे पहले क्या आएगी? कैरिंग कैपेसिटी, फिर डिलीवरी कैपेसिटी, जिसके अंदर आपने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला एक चीज, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन सबसे पहले क्या होगी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। कैसे होगी? हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, आरबीसी का नंबर बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़े? अच्छा अप्लाई तो हैरान करे यार, कोई दवाई नहीं बढ़ा पा रही। मैं पता नहीं कितने टाइम से परेशान हुई जा रही हूँ, डॉक्टर दे सप्लीमेंट दे जा रहे हैं, ना मेरे आरबीसी बढ़ रहे, ना मेरे एचबी बढ़ रहे। सच में बढ़ जाएंगे? रिसर्च देखो 3 से 6 सच में बढ़ जाएगा। तो बंदा कह रहा है यार ये तो सस्ता पड़ गया बहुत ज्यादा, बेवकूफ भूलता। समझ में आ रही? एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बताया तुम्हें मैंने। एचबी बढ़ते हैं आ रहा है यार, मिनिमम कितना होना चाहिए नेगेटिव दोनों में? 12 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ाना जरूरी हो गया ना। फिर उसके बाद जो वेंटिलेशन है उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर की टाइडल वॉल्यूम याद आ रहा है, वो भी इंक्लूड होता है, टाइडल वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन को इंक्लूड होता है, मिनट फ्रीक्वेंसी है वो और कम हो जाती है। तो जैसे ही हमने कहा अब ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्लूड होता है। मैंने लिखवाया था कि रेशो में कितना होता है, इंक्रीज कितना हो सकता है, इजेक्शन फ्रैक्शन में होता है, तब कुछ याद आ रहा है, सब आएगा। ध्यान नहीं होगा तो ये तो मैं पहले दिन भी करा सकता था, अगर तुम्हें वो ध्यान नहीं है तो याद करो उसको, जरूरत है अब। तो वो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है सेल लेवल पे एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी। लिमिटेशन तो वहीं से आ रही थी, समझ आया था सबसे पहले। एक्सट्रैक्शन कौन करेगा? इट्स बिकॉज ऑफ द कैपिलरीज, मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 3 चीजें बनती है। वो एरोबिक एक्सरसाइज से बनती है। तुम VT1 से ऊपर ट्रेनिंग में गए और ये नहीं बनेगी। क्या होता है ना, अच्छा IIT बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, 5 मिनट कर लो, कुछ नहीं हो रहा उससे। बंदा कैपिलरीज नहीं बना सकता उससे, ना उसे माइटोकॉन्ड्रिया बना पाएगा, ना उसे मायोग्लोबिन। ये साइंस कौन बताएगा? इंटरनेट पे ये गधे आ जाते हैं ना, बेसिकली उन्होंने गन बना, तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद देखने में अच्छे हैं, बातें करने में अच्छे हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और दुनिया बेवकूफ बने जा रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट आके बता के गए, किसी बुक में लिखा है, बंदा मान क्यों रहा? HIIT 5 की बड़ी होगी, HIIT उसके लिए बड़ी है जो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में मान लिया, लेकिन उसका बेस 80% तो अभी भी जोन का है, VT1 से नीचे करके आ तो रहे, तभी तो वो उस पर जा रहा है। HIIT यहाँ ही ना, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सुना समझे होगा ना, लेकिन वो 80% अभी भी VT1 से नीचे का। भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो VT1 की ट्रेनिंग को भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा आंसर करता हूं, बॉडी बिल्डर अपर बॉडी बहुत सारी बना ली, लेकिन अपर बॉडी कार्डियो करता हूं तो नहीं करता, नहीं पूछा, पहलवान करता था, कभी बॉडी जाती ही नहीं। लोअर कभी जो एक्सरसाइज करते हैं ना, कभी देखना लोअर बॉडी की जल्दी नहीं करेगी, अपर बॉडी बहुत तेजी से मिल जाएगी एक्सरसाइज छोड़ते ही। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वॉक करना तो इनएविटेबल है ना, वॉक तो करेंगे ही,
इतना तो मिनिमम चाहिए, लोअर बॉडी का साइज नहीं कितना नहीं, अपर बॉडी का बहुत चाहिए, क्योंकि अपर बॉडी कार्डियो कहाँ करा था, क्योंकि जिस मसल में बनाया ब्लड पहुंचा वो कैसे जब कैपिलरीज नहीं बनाई होती। एरोबिक एक्सरसाइज रिमेंबर मैं लिखवाया था कैपिलरीज बनाती है, एनारोबिक एक्सरसाइज से कैपिलरीज बनी नहीं सकती। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये ध्यान रखना है कि मुझे पता तो हो मेरा VT1 है कहाँ पर। इससे जरा सा ऊपर जाऊंगा तो एक्चुअली जो मुझे उसको बेनिफिट देने फिटनेस या कैपिलरीज माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोन बनेगा ही नहीं। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी टेक्निकल एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ये लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं यार, आप अपना हाई इंटेंसिटी करा दो। मैं इसको बताओ तो सही, हाई इंटेंसिटी का अलग बेनिफिट है, लेकिन VT1 से नीचे बेनिफिट है। आपको चाहिए माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रिया, आप बात कर रहे हो कि मैं आपको एनारोबिक एक्सरसाइज बना के दूं, वो तो तभी बनेंगे ना जब ब्लड पहुंचेगा। अभी बात समझ में? तो वही साइंस मत भूलो जो मैंने पढ़ाई थी, 5 चैप्टर आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, इसीलिए याद रखना। कल को जब तुम इस क्लाइंट को बताओगे तो एथलीट को बताओगे तो कैसे बताओगे, अरे सर इतना तो आसान है, जल्दी क्यों कराए जा रहे हो? मेरे को हाई इंटेंसिटी दो, अरे भैया तू कैसे बना ले, तो कम से कम 30 मिनट करना पड़ेगा उसको, उसी मसल को जिस मसल के अंदर कैपिलरी बनानी है। लोअर बॉडी से अपर बॉडी की कार्डियोवास्कुलर नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। और अपर बॉडी से लोअर बॉडी की नहीं बनेगी। ये तो सीधी सी बात है ना, जिस मसल की मायोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का उसी मसल को एंगेज करना, दैट्स व्हाई वी गॉट फाइब्रोसिस। ये समझ में आया? अब हमने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने हमें VT1 पता चल गया। अभी उसकी जो मैक्सिमम ट्रेनिंग है अभी वो VT1 से नीचे ही रहेगी, लेकिन अब क्योंकि वो एक बेस लेवल को क्रॉस करके आ चुका है, अब हम थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, मॉडरेट से विगरस की तरफ जा सकते हैं। तो अब विगरस इंटेंसिटी को हम क्या करें कि वो पहले 20 मिनट्स मान के चलते हैं, वो VT1 के आसपास की ट्रेनिंग कर रहा था डॉग टेस्ट के ऊपर ट्रेडमिल पे, मैं उसकी इंटेंसिटी मान के चलते हैं 6 पे कर रहा था। मैं अचानक आऊंगी अब 30 मिनट्स उसको 8 पे करा दूं, नहीं करा सकता, 30 मिनट कर ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं हम उसको ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। तो कुछ टाइम हम VT1 से नीचे रहते हैं, कुछ टाइम VT1 से ऊपर, मतलब इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ा के। तो इस टाइम की ट्रेनिंग कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी। तो पहले यहाँ पर जो ट्रेनिंग थी वो स्टेडी स्टेट थी, एंड्योरेंस थी, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एक बार स्टार्ट होगी वो वैसे चलती रहेगी। ये इंटरवल फॉर्मेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट्स अगर उसने किया या 20 मिनट्स यहाँ कर देते हैं, क्योंकि 20 मिनट्स की बात कर रहे हैं, उसने किया और उसने एक ही हार्ट रेट पे किया। हार्ट रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा देर पे स्पीड बताऊं, स्पीड से स्पीड बता रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए सामने। मान के चलते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑलमोस्ट वॉकिंग स्पीड है, 5 से 6 वॉकिंग स्पीड होती है, 6 किलोमीटर पर आ रही होगी। अब इंटरवल का आएगा, इंटरवल ट्रेनिंग जब होगी, इंटरवल में जब उसने किया तो उसके अंदर अब उसने टोटल, हमने कहा कि 20 मिनट्स ही करना है यार, 30 मिनट्स आ गए हो, तो 30 मिनट्स क्या एग्जैक्टली 6 पे करेगा तो उसको इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं हम, उसमें इंटरवल बनाते हैं, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी। अब टोटल कितना 30 मिनट्स, तो 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ, 5-5 मिनट के इंटरवल बनाते हैं, 5 मिनट 5 मिनट, कितने हो गए 15-15। अब ये इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपका RP 3 पे, ये RP 5 पे, या इसको रखा 6 किलोमीटर पर आवर पे, इसको रखो 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर पूरा 30 मिनट तो कर नहीं पाऊंगा, मैंने 5 मिनट 6 पे किया, जो मेरे को आदत है करने की, मैंने आराम से कर लूंगा। फिर मैंने 5 मिनट तक ये किया, अब मैं थकने लग गया, फटाफट जब ये इजी हो गया, या फिर सांस नॉर्मल हो गई, फिर सांस चढ़ने लगी, फिर अब अल्टीमेटली देखोगे तो उसका एवरेज क्या निकला, पहले बार 6 पे किया, इंटेंसिटी बढ़ गई तो ये करना ज्यादा आसान है, ये एफिशिएंट ज्यादा होता है। तो सर इसमें तो दोनों, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि VT1 किस पे आएगा, तो ये VT1 के आसपास, VT1 से ऊपर, तो इसलिए टेस्टिंग जरूरी हो जाती है। सर इसमें तो वो स्लो ट्विशन फास्ट ट्विच मसल फाइबर दोनों कैसे आ जाएगा बेटा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, स्लो ट्विच फास्ट ट्विच कैसे आ जाएगा इसमें? अभी जो आप कह रहे हो स्लो ट्विच फास्ट ट्विच फाइबर इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल है, फाइबर इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल टाइप 1 पहले आता है ना, तो टाइप 1 कितने होते हैं, 50% होते हैं टाइप 1 टाइप 2। हाँ। अभी तो जो हम कर रहे हैं एरोबिक बेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी इतनी लो तो टाइप 1 ही तो रहेगा। हाँ, मोटर यूनिट का इम्प्रूवमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़ेगा, इसके अंदर आ जाए टाइप 1 के 10
उसके बाद 50 थे, इसमें अगर 20 ही लग रहे थे तो 25 आ जाएंगे। अभी भी है टाइम पर, भी डोंट वरी, क्योंकि वो लंबा कर रहा है, कोई वो स्प्रिंट रनना मार रहा है तो एरोबिक एक्सरसाइज ही ना। ये टाइम स्लो टे फास्ट कहाँ से आ गया इसके अंदर? नहीं, अगर वो हाई इंटेंसिटी को थोड़ा कितनी इंटेंसिटी आई है भाई, है तो एरोबिक ही कभी भी। हम्म। लॉन्ग ड्यूरेशन कर रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन कर रहा है, फिर बायोएनर्जेटिक्स भूल गया। उसके लिए 1 से 3 मिनट चाहिए थे, 1 से 3 मिनट वाली है जो खत्म हो रहा है बिल्कुल। वो वाली नहीं है ये। फिर इसमें भी कैपिलरीज बिल्ड होगी। इसमें भी सबसे ज्यादा होती है बेसिकली स्टेडी स्टेट के अंदर। स्टेडी स्टेट में आपको चेंज नहीं कर सकते इंटेंसिटी, ये तो तब है जब आपको इंटेंसिटी बढ़ानी हो। एरोबिक के फायदे तब होंगे जब स्टेडी स्टेट। मैंने तुम्हें इंटरवल ट्रेनिंग सिखाई है, इसका मतलब ये नहीं पहले दिन इंटरवल डाल दो, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ उसी मसल के अंदर कैपिलरीज मायोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाना है, तो उसको स्टेडी स्टेट करनी है, उसको बार बार इंटेंसिटी चेंज नहीं करनी। इंटेंसिटी चेंज वहां पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाता है। Why do you call 20 minutes undue fatigue? 20 मिनट स्टेडी स्टेट होना चाहिए, 30 मिनट स्टेडी स्टेट होना चाहिए। लेकिन हम उसके बाद जब फिटनेस की बात कर रहे हैं, हम फिटनेस का आ गया ना, हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे जहाँ पे मैं सिर्फ क्या क्या कर रहे हो, आप तो उससे ऊपर भी तो, क्योंकि एक मसल है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिमिटेड ही तो होंगे, उससे ऊपर बढ़ाओ तो मसल का साइज बढ़ाओ, इसके बाद से बढ़ाओ तो वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जिसने बन गया उसके अंदर, अब तो उसको ये भी तो करूँ कि उसको कितना ज्यादा इस्तेमाल, तब मैं एरोबिक पे जाऊंगा, तब ये रियलाइज कर सकती हूँ। तो सर जैसे इसमें आपने बताया टेस्टिंग होगी तब हमें ये पता लगेगा, तो 30 मिनट तक जैसे उसका एक टारगेट ऐसे ही करना है, बट ट्रेडमिल पे नहीं करेंगे, हम स्विच करेंगे फिर क्रॉस जो भी लार्ज मसल रिदमिक एक्टिविटी उसकी प्रेफरेंस होगी और साइज के हिसाब से उसको डाला जा सकता है। अगर एक बंदा है लॉन्ग टेनिस का प्लेयर है, अपर बॉडी का उसको चाहिए, तो आप लोअर बॉडी के भी कराते रहो, अपर बॉडी का कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा अपर बॉडी का, ड्राइंग करानी लोअर पड़ेगी। बॉडी क्यों कराते रहो? एक बंदा साइकिलिस्ट है, आप उसको ट्रेडमिल पे क्यों लगाते रहो? भाई कोई लेना देना ही नहीं है उसका, उसको साइकिलिंग से कराओ ना। फिर अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, फंक्शन देखो ना भाई, डिमांड के ऊपर है। पहले डिमांड देखो, अपनी मर्जी से क्यों लाते जा रहे हो? आपको तो तुक्के मारने क्यों है भाई? उससे बात करो, पता लग जाएगा ऐसे। तो सर अगर ये इंटरवल ट्रेनिंग चल रही है और हमें टाइम वगैरह करते थे, अब अगर हमें आगे परफॉर्मेंस मतलब इम्प्रूव करना है इंटरवल ट्रेनिंग की, तो क्या हम लो इंटरवल वाले को उसका टाइम कम करके और उसके हाई इंटरवल का टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 मिनट का यहाँ पे होगा ना वो, उसको पार्टनर ट्रेनिंग कहते हैं। आप जो ट्रेनिंग बोल रहे हो दूसरी ट्रेनिंग है, अभी वो मेथड समझाएंगे, पहले बेस में समझ लो वो ट्रेनिंग अलग है। उसको इंटरवल नहीं, इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी उनके उनका टाइम एग्जैक्टली सेम होगा, वो सेम होगा, वो चेंज नहीं करते। जो आप बोल रहे हो उसको पार्टनर ट्रेनिंग बोलते हैं, उसका टाइम अलग अलग होता है, लेकिन वो एथलीट्स को कराया जाता है। अभी तो जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपने ये जो एक रेलेवेंट क्वेश्चन किया है, 5 मिनट का इंटरवल क्यों बनाया मैंने 1 मिनट का क्यों नहीं बनाया, मैंने 10 मिनट का क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं पूछा? ये पूछना सर कुछ लगा नहीं। हमने वो किया था, एक ग्राफ किया था ऐसे करके, ऑक्सीजन डेफिसिट एपॉक, तो वो जो ऑक्सीजन डेफिसिट में स्टेडी स्टेट आने में कितनी देर लगती है? 2 से 4 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट में ब्लू सेक हो गया ना। तो जब भी इंटरवल बनते हैं वो 3 से 5 मिनट के बनते हैं। 2 मिनट वो एथलीट का होगा, 2 मिनट में स्टेडी स्टेट में एथलीट आएगा। जनरल पॉपुलेशन को 4 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट का बनाना पड़ेगा ना स्टेडी स्टेट में आने के लिए कम से कम। मैंने उसको 3 मिनट का बना के दिया, जनरल पॉपुलेशन स्टेडी स्टेट में आया नहीं है, मैंने ट्रेनिंग चेंज क्यों करी? वो पहले भी स्टेडी स्टेट में नहीं आया, तो इसलिए स्टेडी स्टेट में यहाँ भी है स्टेडी स्टेट का ही, लेकिन वो 20 मिनट तक लगातार नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कैपिलरीज माइटोकॉन्ड्रिया इससे नहीं बनेगी, तो स्टेडी स्टेट में भी आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बनेगी कॉन्टिन्यूसली। उसको मैं चैलेंज करता जा रहा हूँ एक ही इंटेंसिटी के ऊपर। ये चीजें ना साइंस में ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हेल्थ का बेनिफिट चाहिए या उसको स्पीड चाहिए या उसको फिटनेस चाहिए, उसको परफॉर्मेंस चाहिए। इसको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं स्टेडी स्टेट क्यों कराऊं भाई? फुटबॉल ऐसे समझ में खेली जाती है कि एक ही स्पीड पर हाथ चला जाऊंगा, ये तो उसको चाहिए ही, उसकी तो अलग है। उसको वैसे बना देते हैं। तो सर इसमें जैसे कोई रनर है, वो सिर्फ ट्रेडमिल मतलब बेसिकली उस पर कराएंगे हम लोग, तो स्टैंडर्ड पे नहीं कराएंगे। अगर वो मैराथन रनर है, एग्जाम्पल तुमने कहा रनर है, रनर का मतलब मान चलो मैराथन की मैराथन रनर है, हाँ नहीं मतलब वो इंड्योरेंस पे रहेगा। सुन तो ले मेरी बात, पहले तो सुन, पूरी बात सुना कर, मैं कुछ समझाने की कोशिश आप लोग गए थे तो मुझे लगा मैंने ठीक है जो क्वेश्चन तुम छोड़ देते हो ना, कि कल को तो मैंने अगर वो बात तुझे नहीं बताई तो फिर गलत ट्रेनिंग कर देगा, तो फिर ट्रेनिंग पे दौड़ा देगा।
ये सोच रहा था ना कि ट्रेडमिल में कितना दौड़ाना उसको, तो वो नहीं दौड़ाना ना उसको। वही चीज़। तो मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि मैराथन रनर कहाँ दौड़ता है एक्चुअली, नॉर्मल उस पे ग्राउंड पे दौड़ता है, ग्राउंड ट्रेडमिल में क्यों दौड़ा रहा है? जो ट्रेडमिल पे 30 मिनट दौड़ सकता है वो ग्राउंड में दौड़ा के देखा, तो दौड़ नहीं पाएगा। उसकी और इसलिए पहली बात तो मोडालिटी का चूज करेंगे। तो इस पे जो ट्रेडमिल पे जो ट्रेनिंग कराया तो सोच रहे हैं ग्राउंड में उसकी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं हमने कराई तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो मोडालिटी का चूज करेंगे उसमें, क्योंकि ट्रेडमिल के ऊपर एक तो बेल्ट कंटिन्यूस पीछे चलती है, तो एक्सटेंशन से काम नहीं करते, बेल्ट अपने आप पीछे जाती है, वहाँ पे हिप्स एंड हिप एक्सटेंशंस काम नहीं करते उसमें। दूसरा उसमें शॉक एब्जॉर्प्शन होती है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होता, तो तुम्हारे जॉइंट का जो बल्कि मजोनी है, याद आ रहा है कुछ, वो ठीक से काम नहीं करता, तो जॉइंट की स्टेबिलिटी खराब। तुमने क्या किया, प्रैक्टिस ट्रेडमिल पे करी और जाके ग्राउंड में दौड़ने लगे, उसकी प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी, तुम्हारा नी चला, वो थक रहा है बहुत तेजी से, आप नहीं दौड़ पा रहे क्योंकि हम हिप एक्सटेंशन काम कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग हो गया टाइप। अब आगे समझ में कितना गलत क्वेश्चन था। तो जिसको मैंने पहले ही कराया था वो कराओ, जिसको एग्जैक्टली जो करना है वो मत कराओ जो तुम्हें कराना है। मैराथन रनर है तो ग्राउंड में दौड़ेगा, ग्राउंड में दौड़ेगा तो ट्रेडमिल पे क्यों दौड़ा दी भाई? तो सर वहाँ पे उसकी स्पीड कैसे चेक होगी? किस लिए वॉचेस बनाई जाती है? वॉचेस इतने गैजेट्स बनाए जाते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर क्यों बनाया जाता है? सब कुछ गैजेट्स लेने पड़ेंगे ना फिर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सब बात की बात है। लेकिन पहले मोडालिटी तो सही चूज करो। तुमने अगर मैराथन रनर को ट्रेनिंग में कराया, तुम उसकी डिट्यूरेशन कर दो, रिग्रेशन कर दो, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। सर अभी ट्रेडमिल भागना इजी है, हाँ, इसी वजह से ट्रेडमिल भागना इजी, क्योंकि अगर ग्राउंड का टाइम देखा जाए तो अगर जैसे क्रिकेट है तो जाना नहीं क्रिकेट में, तो मेरा 7:22 था और ट्रेडमिल पे 7 मिनट पूरा होता था मेरा पूरे तो भाई सीजन क्या में। आसान होता है क्योंकि आप इजी का शॉक ऑप्शन होती है उसके अंदर, वो हर काम करने के लिए न्यूरॉन से डिफरेंट होते हैं। तो ट्रेडमिल में जो न्यूरॉन्स काम कर रहे होंगे ना, वो सेम न्यूरॉन्स वहाँ है ही नहीं। तो फिर तो ट्रेडमिल तो फिर इम्प्रूव करा नहीं सकता मुझे। ट्रेडमिल बना किसके लिए? पहले क्वेश्चन ये था, ट्रेडमिल बनता था रिहैबिलिटेशन के लिए, जिनको चलना नहीं आता, इसलिए रेल इंजन बनती है ताकि वो चलना सीख सके। सर्जरी के बाद की जरूरत पड़ेगी, और जिसका नी के अंदर नी की सर्जरी है, जिसको झटका नहीं चाहिए, तो वे मास्टर ऑफ द ऑफिस लगाए थे। एक नॉर्मल इंसान जो चल के जिम के अंदर सीनियर चढ़ के आ सकता है, भाई ट्रेडमिल पे क्यों दौड़ रहा है? उसके लिए आप कर क्या रहे हो ट्रेडमिल पे करके? तो रिग्रेस कर रहे हो, ट्रेनिंग नहीं करनी। तुमने सिर्फ वार्म अप किया, उसमें मैं एक आध बार मान भी लूंगा, वार्म अप किया ट्रेडमिल, बस हो गया, एक्सरसाइज हो गई। ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो उस पे? तो गलत सारा जो न्यूरोमस्कुलर अडैप्टेशन है तो बिल्कुल ही गलत दे दिया तुमने उसको। और क्या कहोगे तो ग्राउंड में उतार लो, कैसे उतार लो? कह रहे यार सीढ़ियाँ तो अभी ठीक से नहीं चढ़ी है, करा दो ट्रेडमिल पे, स्टेमिना कहाँ से बन जाएगा, सीढ़ी बनेगा कहाँ से? तो हिप फ्लेक्शन तो बहुत कर रहे हो, उसके बाद पता चला हिप फ्लेक्शन राइट हो गया, क्योंकि ये वाला जो पीछे है, मैं जब आगे गया ये आगे जाने के लिए इसकी फ्लेक्शन काम करना पड़ा, ट्रेडमिल पे काम हो रहा है। वो अपने आप ही पीछे चले जाता है। पेल्विक में इम्बैलेंस नहीं आ जाएगा, पेल्विक में इम्बैलेंस आ गया, लोअर बैक स्टिफ हो गई, लोअर बैक करना तो चलना रोना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको यहाँ स्टिफनेस लगती रहती है। सोचो कितना गलत गलत हो रहा है। तो ये कौन बताएगा जिम के अंदर कि भाई जो तुमने 7 8 10 ट्रेडमिल बना रखा है, तो कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स के लिए होती है, या उस समय पे होती है। बेसिकली स्किल मिल सुने, स्किल मिल क्यों आई? स्किल मिल्स स्प्रिंटिंग वगैरह के लिए, उसके लिए इस तरह के ट्रेडमिल नहीं होते, वो काउंट होते हैं थोड़े से, स्किल मिल कहते हैं उसको। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बन तो अब लोकल चाइना से भी आ रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि यार उसके अंदर हिप एक्सटेंशन काम नहीं करता, तो फिर आप ये साइंस किसको बताओगे? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको नहीं पता हो सबसे पहले ट्रेडमिल पे चढ़ा देता है। अब तुमको क्लाइंट नहीं, मैंने क्लाइंट को जब तक एजुकेट नहीं करोगे, let him take the informed decision. You should not take the decision of the client that he should or she should not do it. तुम उसको समझा दो, उसके बाद उसको करना है नहीं करना है, तुम्हारा काम नहीं है। कल को तुम कहोगे नहीं इसमें करना ही नहीं है, रिजल्ट मत दो मेरे कहने की वजह से। तुमने सिर्फ उसको ज्ञान दे दिया, करना नहीं करना भी तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। पीछे में पड़ जाना उसके, नहीं ये तो करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। दिस इज द साइंस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू शुड बी कन्विंसिंग, टेल देम बट डोंट फोर्स। सर आपने बोला था गोल्ड की मिलोनी जो उसमें ट्रेडमिल में नहीं देता, मतलब उसको उतना नहीं देता, जीरो तुमना को बॉडी लेकर चल तो रही हो, लेकिन एक जगह शॉक एब्जॉर्प्शन है, एक नहीं है। मैं कहूँ तो खुद है यहाँ पर रेस बिछा दूँ, तब तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम चोट लगेगी या ये बिल्कुल इसी पे लग जाएगी, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा शॉक एब्जॉर्प्शन। तो
शॉक एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफर हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एक में इम्पैक्ट हाई है, एक में लोअर। मैंने वो जीरो है, जीरो नहीं बोला मैंने, लेकिन नेचर में वैसे नहीं चलते। नेचर में ऐसे हमारे नीचे अर्थ घूम नहीं रही है जिसके पीछे अपने आप जा रहे हैं, वो कोई तरीका थोड़ी ना करने का है, कोई तरीका ऐसे। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअल हमें काम करना है, हमें उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट्स व्हाट यू कॉल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं करते कि हम कर कुछ और है, खेलना कुछ और है, करना कुछ और है, करके कुछ और आ गए। किसी से पूछो भाई तो डबल कट्स कर क्यों रहे, बोले मूव करेक्ट कैसे, तो करेगा क्या, ये आंसर किसी के पास नहीं। मैं तू इसी को क्यों करे जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज चूज कैसे करते हैं, तो आपका काम क्या है, उस काम को सुधारने के लिए एक्सरसाइज करोगे। पर्पस तो यही है ना, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाना, मतलब मसल फुलाने के लिए पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज होती है, आएगी कहाँ से, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, इन्हीं से तो आएगी। तो अल्टीमेटली तुम स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस का वर्कआउट करते हो, और स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस का वर्कआउट करने के बाद उसका बाय प्रोडक्ट आएगा हाइपरट्रॉफी, मे और मे नॉट, यही तो होता है। तो जो तुम एक्सरसाइज चूज कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ किस जगह चाहिए, मेरे को गाड़ी धक्का देने के लिए चाहिए, पर लेकिन मैं गाड़ी को खींचने वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, भैया ये हक्का क्या रहूँ। हर इंसान का अपना काम होता है, जो काम करता है ना उसको सुधारने के लिए, कल को वो सीढ़ियाँ 10 चढ़ता है, लेकिन तुमने उसको ट्रेडमिल पर दौड़ा रखा है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने की उसकी एंड्योरेंस अभी भी बढ़िया नहीं है, कैपिलरी से तो नहीं बनी, डिग्री अलग है, ड्राइव मूवमेंट जो अलग है, हम्म। तो उसका जो बेसिकली डिग्री का मतलब जो उसका रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट हो गया, उसका वर्किंग पैटर्न डिफरेंट हो गया, उसकी हिप एक्शन अलग है, भाई कैसे सुधरता है इसी में चढ़ना उसकी, कैसे रास्ता। तो बेसिकली अगर हम किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, अगर जो हम उसे धक्का देने फोर्स लगा रहे Right हैं, over क्या तो होता है? हमारी मसल स्ट्रेंथ हो गई, और हम उसे कितनी देर तक धक्का दे पाएंगे, हमारी मसल एंड्योरेंस पर काम, मतलब उससे मैंने ऐसा कब बोला? मैं सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको उसके भी डेफिनेशन कराएगी तुमने मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। जब किसी काम को तुम रिपीटेडली कर सको और उसका लिमिटेशन आपकी बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स से आए 1 to 3 मिनट्स वाला, उसको कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। लेकिन जब वो मसल से ना आके, काम तो मसल से ही होगा, जब वो लिमिटेशन आती है कि उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो डिमांड एनर्जी की है ग्लाइकोजन से, वो खत्म होने लग जाता है, तब जाके उसको कहते हैं कार्डियोस्टेटिक। इसलिए वो 90 मिनट होता है। बायोएनर्जेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब उसको एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी काम होगा, काम तो मसल से ही होगा ना, तो हर जगह मस्कुलर एंड्योरेंस क्यों नहीं मिलते, फिर अलग अलग क्यों, बायोएनर्जेटिक्स करेंगे। कार कितनी दूर चलेगी, कितनी तेज चलेगी, डिपेंड करेगा उसको फ्यूल कितना है, उसका इंजन कितना है, ये डिसाइड नहीं करता, राइट। समझ में आ गई है। तो फरारी के अंदर पेट्रोल सिर्फ 1 लीटर डाल दो, अब मारुति के अंदर पूरा 45-50 लीटर डाल दो, कौन सी दूरी तरीके बता दो, फरारी कुछ हुई जा रही है, फ्यूल है भी उसके अंदर। अल्टीमेटली क्या लिमिटेशन क्या है, हाउ मच फ्यूल यू कैन यूज एफिशिएंटली इन दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी, दैट्स ट्रेनिंग। जिस दिन ये सीख जाओगे तो ट्रेनिंग करानी आ जाएगी, मसल के पीछे पड़ना बंद कर दोगे, एनर्जी के पीछे। अल्टीमेटली पूरी यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, दैट्स एनर्जी। हम मशीन बड़ी से बड़ी बना सकते हैं, उसको सप्लाई करने के लिए हमारा एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, राइट। यही होता है ना अल्टीमेटली, घुमा फिरा के ट्रक और बड़ा नहीं बन सकता, बढ़ सकता है, उसको चलाने के लिए एनर्जी कहाँ है भाई, वो उतनी तेज एनर्जी चलेगी। जितनी चीज बड़ी होती चली जाती है ना, वो उतनी स्लो हो जाती है। मक्खी 1 सेकंड पता कितना पंख फड़फड़ाती है, बहुत तेज होती है, बहुत आराम से कुछ करती है। माता ये तो मतलब कार्टून तू उसमें चला जाए, स्टैंड अप कॉमेडी। जब भी मैं कुछ टेक्निकल बात करूंगा ना, उसका बहुत तेज करती है। चील बहुत तेज नहीं करती, कौन, चील वो उड़ती है सर सीधा, बस तेज कहाँ तो करती मक्खी क्या करती है, जमीन पे चलती है। है, नहीं सर वो अपने पंख फैलाती है ना, ऐसे ऐसे करती रहती है तो पूरी। मक्खी क्या करती है, पंख कैसे से करके करती रहती है, बढ़ाती नहीं है। अब आंसर क्या करता रहता तू, मतलब वही रहता है ना सर, क्या क्या रहता, मतलब क्या रहता बता। जो मक्खी जो होती है अपने पंख ज़्यादा तेज फड़फड़ाती है, और वो 1 सेकंड के अंदर कम से कम 80 से 120 बार पंख फड़फड़ाते हैं। सोचो कितनी, 1 सेकंड के अंदर हमें नजर भी नहीं आते पंख, ऐसा ही होता है कुछ। एक जो घर के अंदर हाउस फ्लाई होती है, उसकी स्पीड पता कितनी है, कितनी स्पीड होती है, कितनी स्पीड से उड़ती है, सोचो। मैं क्यों बता रहा हूँ, हर छोटी चीज में क्यों स्पीड कितनी होती है, एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा है। एक चींटी अपने से कम
100 गुना वाला वजन उठाते हैं, भाग दिया ना, उठा के चल रही होती है। तुम कर सकते 100 गुना वजन, 80 किलो मेरा, 80 into 100, 8000 किलो उठा के चल सकता हूँ। उठा मतलब चलना तो दूर, मैं शायद उसको हिला भी नहीं पाऊँ। तो ये डिफरेंस आ रहा है, सब एनर्जी का डिफरेंस। मक्खी की स्पीड होती है उड़ने की 800 किलोमीटर पर आवर की, 800 माइल्स पर आवर। सोच के हैरानी होती है ना, कभी तुम हाथ से मक्खी को पकड़ के दिखाओ, बहुत मुश्किल है। तो प्लेन से तेज होगी। Exactly. प्लेन से तेज तो नहीं। मक्खी इतनी तेज होती है, ज़ूम करके निकल जाती है ना वो, तो इतनी स्पीड से होती है। सर प्लेन कितना बड़ा है, इनकी भी बहुत तेज होती है। स्पीड होती है तो वो लीनियर चल रहा होता है, ठीक है, ये तो पहली बात। लेकिन मक्खी को नहीं हो सकता, मक्खी को हरा नहीं पाएगा। गोली दान दे जाएगी कैसे की, अगर हम कहते तो गोली दे जाती है, छोटी है हम दान देंगे, या फिर तो उतनी तेज नहीं, बड़ा होता है। तो उसको ना उतनी, इसे मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जा रहा, ये सब एनर्जी का डिफरेंस है। छोटी चीज़ है, मास कम है, तो उसको कम एनर्जी के अंदर वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उसका एनर्जी ज़्यादा है। बच्चों के अंदर उछल कूद करके वो देखो क्या करेगा, तुमसे कहीं ज़्यादा जंप कर लिया, खेलता है पूरे दिन के अंदर, कैसे अपने बॉडी वेट से कहीं ज़्यादा उठा लेगा। बच्चों बड़े आराम से करें, तुम उठा के देखो, क्या चाहिए, क्योंकि हम भी तो ह्यूमन है, वो हमारे तो बच्चा था। तो जब मैं बच्चा था मैं ज़्यादा अपने, अगर वेट की बात करूँ, वेट से नहीं ज़्यादा वजन उठा रहा था, ऐसे कैसे। अच्छा सर, ये सब एनर्जी के डिफरेंस है। तो सारा आंसर आता है कि तुम एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हो, तो अपनी बॉडी में एनर्जी सर्वाइव कैसे करते हो, वो क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के जो भी डिफरेंस समझना हो उसको हम आसान जरूर कर देते हैं कि हमने मस्कुलर इंटेलिजेंस कह दिया, कार्डियोवैस्कुलर कह दिया, मस्कुलर स्ट्रेंथ कह दिया, लेकिन अल्टीमेटली उस कार्य करने के लिए मसल की जरूरत पड़ेगी और उसको कितनी तेजी से वो एनर्जी मिलेगी वो डिफाइन करती है उसको। क्लियर समझ में आ गया? सर जैसे आपने भी बताया बच्चा खेल कूद करता है, तो उसका इंपॉर्टेंस हो गया एक तरीके से उसकी खेल कूद, मतलब स्पोर्ट्स में रहना है उसको बचपन में। अगर उसका एक ये भी फैक्टर रहता है कि अगर वो स्पोर्ट्स में कम रहेगा, लाइक बैठा हुआ है, नॉर्मली करा हुआ है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, कैपिलरीज फिर कमी बनेगी उससे, यूजर डिस्ट्रीब्यूशन पहले जो इस्तेमाल नहीं करो, खराब बच्चे होते नहीं होते, फिर हाइट भी छोटी रहेगी क्या उससे सर? हाइट बढ़ती किससे, ग्रोथ हार्मोन से। तो जो खेलेगा कूदेगा नहीं तो ग्रोथ हार्मोन नहीं आएगा, तो हाइट कमी रह जाएगी। अल्टीमेटली हाइट डिसाइड क्या करती है, जीन्स। जिराफ का बच्चा जितना भी धीरे धीरे करके काम ना करे, लेकिन बकरी तो नहीं रह जाएगा। वो तो पैदा ही बकरी होता है। बात समझ आ गया ना? तो जिराफ का बच्चा, लेकिन वो कंपैरिजन सबसे होगा दूसरे जिराफ के बच्चे से, जो खेल रहा होगा, कूद रहा होगा, तो अल्टीमेटली उससे लंबा निकल जाएगा। तो जो खेलेगा कूदेगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, कंपैरिजन तो दूसरे बच्चे से हो सकता है कि नहीं उसके माँ बाप 6 फुट तक के हों तो उसकी हाइट 6 फुट का निकले, 5 फुट 10 नहीं निकलेगी। जो 5 फुट 2 इंच का बंदा है वो अपनी पूरी मेहनत करके 5 फुट 5 का होगा, लेकिन वो बंदा 5 फुट 10 इंच अपनी जीन्स से लेके आएगा। ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। जीन्स अब जीन्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते कि बंदा, उसके माँ बाप छोटे छोटे से, जैसे मेरे फादर की हाइट कितनी होगी, 5'4" होगी, मैं 6'1", कहाँ से लेके आया भाई। खेल कूद से मैं इतनी नहीं बढ़ाई है, खेला कूदा बहुत हूँ, लेकिन अगर मैं 6 फुट से ऊपर करने के लिए गया ना, उसके पीछे मेरी मदर थी, मेरे फादर की बातें थी। जो मेरे मामा वगैरह थे ना, वो सारे लंबे चौड़े पहलवान थे पंजाब में, तो वो ऐसे थे, तो हम इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो मैं अपनी मदर के डीएनए पे ज़्यादा पढ़ा, तो मेरी मदर का डीएनए ज़्यादा हो गया, तो मेरी हाइट ज़्यादा गई। तो ये बातें मैंने बताई, अल्टीमेटली हम धीरे धीरे बातें बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक हिल जाएगा सारा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इंटरवल ट्रेनिंग ज़्यादा आसान होती है स्टेडी स्टेट से करने में, क्योंकि आपको जैसे ही थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ती है आप लो इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। तो बस जब ये अचीव हो जाए, अल्टीमेटली आपने क्या किया, ये किया, जब 7 किलोमीटर पर आवर में 30 मिनट्स आप ऐसे करने लग जाओ, 6 और 8 करके 30 मिनट्स फिर 7 पे कर देना, आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। आपको क्लियर समझ रहा है कैसे ट्रेनिंग डिजाइन होती है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से है, पहले इस तरह से है, जब ये अचीव हो गया तो इसका एवरेज 7 निकला, जब 7 एवरेज निकलेगा अब मैं 7 की स्पीड लगातार 30 मिनट्स स्टेडी स्टेट करूंगा। क्या मैं वो कर सकता हूँ? जिस दिन कर दिया उस लेवल पे मेरे वहाँ पे माइक्रोबियल माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, क्योंकि ये काम ज्यादा आसान होता है स्टेडी स्टेट से करने में। तो थोड़ा फर्दर चैलेंज दोगे ना, स्टेडी स्टेट पे दे दो, 7 पे दे दो, धीरे धीरे पुश, और बंदे को मजा आता रहेगा जिसके लिए भी डिजाइन करोगे, उसको हल्का हल्का चैलेंज मिलता था। लेकिन वो एक्टिविटी जिसको वो एंजॉय करता हो, वो एक्टिविटी ना हो। जिस बंदे को फुटबॉल खेलने में मजा आता है तो कितनी तेज दौड़ता है उसको वो मैटर नहीं, उसको गोल करना है, मुद्दा ही चेंज हो जाता है।
जिसको बैडमिंटन में मजा आ जाता है वो ये नहीं देखे कार्डियोवैस्कुलर 20 मिनट लिखिए 30 मिनट में मजा आ रहा है उसको हलाना है, मुद्दा ही चेंज हो रहा है, वो थकने का तो सोचता ही नहीं। तो आप क्या ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं लार्ज मसल रिदमिक एक्टिविटी का हमेशा मतलब नहीं होता मशीन से। डेफिनेशन सीखो और उससे डिजाइन करो, दैट्स योर प्रोफेशनल। एवरीबॉडी गोज इन द जिम एंड यूजिंग द मशीन्स ओनली विदाउट द प्रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट, फिर वो फिटनेस प्रोफेशनल कैसे? कोई भी जिम में वर्ल्ड में कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता, सबके लिए कोई ना कोई तो कमी रहती है, लेकिन जिम में कमी नहीं है, फिर हमारे ज्ञान में कमी है कि हम क्लाइंट को नहीं समझ पा रहे। सबको लगे अच्छा भी ये रहेगा। अब जब हम फिटनेस से ऊपर आ गए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर बहुत बढ़िया हो, हमें लेवल क्या है उसको डिटेल में आगे। अब हम किस, अब हमारा काम है स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाना तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इस इंटेंसिटी को करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब मैक्सिमम और नियर मैक्सिमम इंटेंसिटी का यूज करते हैं, जो कि स्प्रिंटिंग भी हो सकती है और नियर मैक्सिमल स्प्रिंटिंग से जस्ट थोड़े नीचे भी हो सकती है। बाउंस होते हैं, बर्स्ट होते हैं, किसको जरूरत, किसके वजह की जरूरत पड़ेगी? तो वो फुटबॉल का प्लेयर है, वो हॉकी का प्लेयर है, वो NBA का प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, किसी का भी प्लेयर है, उसको ऐसी इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो टोटल वीकली ट्रेनिंग होती है उसका अभी भी 80% जो है वो अभी भी जोन 1 से नीचे है, ताकि बेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल 200 मिनट वीकली ट्रेनिंग करनी है, इसलिए तुम 200 मिनट तो करनी पड़ेगी, 150 मिनट तो बेयर मिनिमम होती है जनरल पॉपुलेशन के लिए। हफ्ते में अगर 200 मिनट करनी है तो 200 मिनट का 80% कितना हुआ? डिवाइड कर दो नीचे वाला 1 से स्टार्ट